आप सभी का दैनिक करंट अफेयर्स क्विज जो आज प्रारंभ हो रही है, आज से प्रारंभ हो रही है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज से द हिंदू के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम क्विज के रूप में देखने वाले हैं और निश्चित रूप से ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार होंगे। क्विज हम पहले से भी करते रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो कम्युनिटी टैब में आपको क्विज पहले से मिलते रहे होंगे, लेकिन उनका डिस्कशन नहीं हुआ था। तो अब से हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिदिन क्विज लाएंगे, प्रतिदिन क्विज का डिस्कशन भी होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। अब आगे क्या कह रहा है कि यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा इसी में कह रहा है कि सीबीआई का गठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम कमेटी की संस्तुति पर किया गया था। और तीसरा कथन है भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई कार्य करता है। तो सीबीआई के बारे में यहां पे आपको बताना है। अब बात आती है कि भाई ये प्रश्न मैंने क्यों बनाया है, तो अभी आप आगे देखेंगे कि इस प्रश्न की चर्चा मैंने क्यों किया है, वो अभी आप आगे इसमें देखेंगे। पहले इसका जवाब देख लेते हैं, सही जवाब क्या होगा। जैसे कह रहा है कि यह एक वैधानिक निकाय है, तो आपको बता दें कि जो सीबीआई है, सीबीआई जो है वो एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है सीबीआई का गठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम कमेटी की संस्तुति पर किया गया था। जी हां, ये एकदम सत्य है कि संथानम कमेटी की संस्तुति पर इसका गठन किया गया था। तीसरा कथन है भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई कार्य करता है। यह भी कथन सत्य है क्योंकि जो सीबीआई है वो इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर है 2 और 3। 2 और 3 यहां पे आपका सही हो गया है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी चर्चा हमने क्यों किया है। यहां पर एक केस छपा था द हिंदू में, सीबीआई 6-7 ईयर जेल फॉर जया जेटली इन ग्राफ्ट केस। ये एक मुकदमा चला था सीबीआई कोर्ट में और इसमें एक राजनेता थी जिनका नाम था जया जेटली। उनको जो है सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है और 7 वर्ष की सजा यहां पे सुनाई है। तो इसी के संदर्भ में मैंने इस प्रश्न की पूरी चर्चा की है। यह प्रश्न आपका इसी संदर्भ में बना है। यदि हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई को जो शक्तियां मिली हुई हैं वो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस जो हमारी सीबीआई है उसका गठन किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और इसी के अंतर्गत इसको शक्तियां प्राप्त हैं, केवल ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। और बात आई थी संथानम कमेटी की, तो जो संथानम कमेटी थी इसका गठन किया गया था, आप सब जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय संथानम कमेटी का गठन किया गया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जाएं। तो उस समय संथानम कमेटी ने बताया था कि यदि सीबीआई का एक अलग स्वायत्त संस्था का गठन किया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। तो 1962 में इसका जो रिपोर्ट दिया था संथानम कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद सीबीआई का गठन हुआ। लेकिन जो सीबीआई को शक्तियां मिलती हैं वो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घटेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये मंदिर क्यों चर्चा में है? आप लगातार एग्जाम देते हैं, चाहे राज्य विशेष का देते हैं या यूपीएससी का देखते हैं, आप देखते होंगे कुछ मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कहाँ से उठते हैं प्रश्न? वो यहीं से उठते हैं जो समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहते हैं। मंदिर, वन्य जीव अभ्यारण्य, इस प्रकार के जो भी आते हैं मिसलेनियस में, उन्हीं की चर्चा पूछ ली जाती है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब ये कह रहा है घटेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि घटेश्वर मंदिर है कहां पे। यदि आपको पता है कि घटेश्वर मंदिर कहां पर है तभी आप उसकी बात कर सकते हैं, अन्यथा आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। कह रहा है कि यह गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसका निर्माण प्रतिहार शैली में किया गया है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जवाब देने के लिए आवश्यक है कि आपको प्रतिहार मंदिर के बारे में घटेश्वर मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप इस
की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि द हिंदू के समाचार पत्र में सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें से सही कौन सा है। तो सही जो है कि ये जो मंदिर है घटेश्वर मंदिर, ये आपके राजस्थान में है, ना कि गुजरात में है। तो ये वाला कथन तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सत्य है, शिव को समर्पित है। इसका निर्माण प्रतिहार शैली में किया गया है, यह भी सत्य है, इसका निर्माण प्रतिहार शैली में किया गया है। तो आपका दूसरा कथन सत्य है, केवल 2, मतलब इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अब इसकी चर्चा क्यों किया है हमने, उसकी बारे में बात कर लेते हैं। इसकी चर्चा इसलिए किया है क्योंकि एक आर्टिकल नहीं, एक न्यूज छपा था द हिंदू में। यह था नाथसा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया, मतलब 22 वर्ष पहले बलुआ पत्थर की एक मूर्ति थी, एक प्रतिमा थी जो चोरी कर ली गई थी भारत से, और वर्तमान समय में उसको लंदन में जो हमारा राजदूत जो हमारे होते हैं, राजदूत तो नहीं बोल सकते हैं ब्रिटेन के संबंध में, जो हमारे उच्चायुक्त तो होते हैं, उनके कार्यालय में ये मूर्ति रखी गई है और जल्द ही इसको भारत वापस लाया जाएगा। कब चोरी हुई थी? 22 वर्ष पहले चोरी हुई थी। और ये जो प्रतिमा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 9वीं शताब्दी में निर्मित है और प्रतिहार शैली में निर्मित है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है इस मंदिर का नाम देके कि भाई घटेश्वर मंदिर, दूसरा इस प्रतिमा के बारे में पूछा जा सकता है नाथसा ऑफ राजस्थान, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से आपके प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो इसके लिए भी आप सबको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो इस संबंध में, इस मंदिर के संबंध में सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि किस शैली में बना है? प्रतिहार शैली में बना है। कब से संबंधित है? 9वीं शताब्दी से संबंधित है। तीसरी बात है कहां पे? राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहां पे है, यदि हम उसकी बात करें तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में ये किस जिले से संबंधित है, तो इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप पढ़ लेंगे, इसमें सारी चीजें दी हुई कहां से संबंधित है। ये रहा बरौली राजस्थान से संबंधित है, घाटेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान। अब आप जो लोग राजस्थान से होंगे उनको पता है कि ये कहां पे है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो घटेश्वर मंदिर के संबंध में कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो इसी तरह से प्रश्न बनेगा कि किस शैली में है, किस शैली में है, किस राज्य से संबंधित है और किस शताब्दी से संबंधित है। तो निश्चित रूप से आपके तीनों डाउट इस प्रश्न से क्लियर हो गए होंगे। और यदि आर्ट एंड कल्चर में यह प्रश्न आपका बन जाता है तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि स्पेस एक्स के संबंध में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के संबंध में ड्रैगन कैप्सूल क्या दिखाता है? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के संबंध में ड्रैगन कैप्सूल क्या दर्शाता है। यदि हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन के संबंध में ड्रैगन कैप्सूल क्या दिखाता है, तो जैसे यदि आप देखें, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित एक नाभिकीय क्षमता युक्त यूनिट, गलत। दूसरा कह रहा है नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त कुइपर बेल्ट को अध्ययन करने का मिशन, गलत। तीसरा कह रहा है चीन का मंगल मिशन को ले जाने वाला रॉकेट, गलत। चौथा कह रहा है स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, ये सत्य है। क्यों सत्य है और इसकी चर्चा हमने क्यों किया है, आगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कहां से इस प्रश्न को उठाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा द हिंदू का ये पेज नंबर 1 था, और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा किस दिन की न्यूज है, किस पेज पर है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये कह रहा है स्पेस एक्स विद नासा क्रू इज बैक होम। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने पहली बार, विश्व में पहली बार यदि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया, धरती पर वापस लाया गया, तो उसको कर दिखाया है किसने? स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसके मालिक हैं एलन मस्क, और एलन मस्क इसके मालिक हैं, और इनका एक बहुत पावरफुल रॉकेट भी है जिसका नाम है फॉल्कन। तो फॉल्कन रॉकेट जो है ये भी किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है, और इन्होंने यह कारनामा करके दिखा दिया है। इन्होंने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया है, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है बॉब बेकन, नाम नोट कर सकते हैं, बॉब बेकन, और दूसरा है डग हर्ले। ये कौन थे? ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। उनको स्पेसएक्स के इस यान द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया गया। पृथ्वी पर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो उतरे हैं, यदि हम बात करें प्रश्न कि जो स्पेसएक्स के माध्यम से क्रू वापस आया है वो कहां पर उतरा है, तो वो उतरा है मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पे? मैक्सिको की खाड़ी में ये
क्रू जो है ये उतरा था, लैंड हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पे हुआ था, किस कंपनी का है, स्पेसएक्स का है। कौन से अंतरिक्ष यात्री आए थे, बॉब वेकन और डग हर्ले आए थे। किस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। और इसमें क्या चीजें और याद रखना है कि स्पेसएक्स का एक रॉकेट है फाल्कन 9 जिसका नासा अधिकतर प्रयोग करता है अपने अंतरिक्ष मिशनों में। अब कुछ चीजें यहां पे और आपको याद रहना चाहिए। क्या इससे पहले भी कभी जल में अंतरिक्ष यात्री उतरे थे? जी हां, 1975 में, वर्ष 1975 में पहली बार जब सोवियत था, तो यूएस और सोवियत के जो मिशन था उसमें संयुक्त जो अंतरिक्ष यात्री उतरे थे वो जाके जल में उतरे थे, मतलब जल बॉडी पर उतरे थे। ज्यादातर कहां पे होता है, अभी आपने पूर्व में भी सुना होगा कि अंतरिक्ष यात्री वापस आए थे, जिनमें जेसिका मेयर का आपने नाम सुना होगा, तो वो भूमि पर उतरे थे। लेकिन ये दोनों कहां पे उतरे थे? जल में। और जल में इससे पहले 1975 में उतरे थे। और जो 1975 में लोग उतरे थे उनका जो मिशन था उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम था अपोलो सोयुज। अपोलो सोयुज मिशन के अंतर्गत पहली बार अंतरिक्ष यात्री जल में उतरे थे 1975 में। उसके बाद 2020 में दूसरी बार अंतरिक्ष यात्री जल में उतरे हैं। लेकिन पहली बार किस संदर्भ में हो जाता है कि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा यह सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब इसी में कुछ चीजें आपको और अतिरिक्त पता होना चाहिए। जैसे इससे पूर्व आपने एक मिशन सुना होगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर से जुड़े हैं, एक्सपीडिशन 62। एक्सपीडिशन 62 ये जो मिशन था, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष से 3 अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आए थे। और कहां पे उतरे थे? कजाकिस्तान की धरती पर उतरे थे। ठीक है, जिनमें से एक थी जेसिका मेयर। जेसिका मेयर का नाम आपने सुना होगा। और यदि हम बात करें कि किस रॉकेट के माध्यम से आए थे, तो ये लोग सोयुज रॉकेट के माध्यम से आए थे, जिसमें जेसिका मेयर का नाम प्रमुख है, क्योंकि जेसिका मेयर ने अंतरिक्ष वॉक किया था और इनका नाम एक प्रकार से देखें तो विश्व इतिहास में दर्ज हो चुका है। और आप एक नाम और सुने होंगे, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला है। सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। और इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था वो तोड़ा था पैगी विट्सन का। और ये भी नासा की एस्ट्रोनॉट हैं। तो आपको 2 नाम यहां से अवश्य याद आना चाहिए, पहला जेसिका मेयर और दूसरा आपको याद आना चाहिए क्रिस्टीना कोच। कहां पे उतरे थे जेसिका मेयर? एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्री उतरे थे वापस, कजाकिस्तान की धरती पर उतरे थे, सोयुज रॉकेट के माध्यम से उतरे थे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो पीएमआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। कह रहा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। दूसरा कथन कह रहा है पीएमआई में 50 से ऊपर का स्कोर विस्तार और जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन दर्शाता है। तीसरा कह रहा है इसका प्रकाशन भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। अब इनको आपको चूज करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। इस प्रश्न को क्यों बनाया गया है अभी आगे हम विचार करने वाले हैं। यदि आप इनमें से देखो तो पहला जो कथन है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बनाया जाता है, तो ये तो आपका संकेतक है, तो ये आपका सत्य हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि पीएमआई में 50 से ऊपर का स्कोर विस्तार दिखाता है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन दिखाता है, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि इसका प्रकाशन भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। तो इसके 2 कथन सही हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 आपको ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब आइए देख लेते हैं आगे कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया। एक न्यूज छपा था मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 4th स्ट्रेट मंथ जुलाई पीएमआई। अब इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
जो है गिरावट आ रही है और इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में बता गया था कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉल क्यों हो रहे हैं और किस तरह से चीज़ें घटनाक्रम घट रहे हैं। तो इसी के संबंध में ये आपका जो आर्टिकल था वो उठाया गया था। अब इसमें यदि आप नोट करना चाहते हैं तो पीएमआई के बारे में नोट कर सकते हैं। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है पीएमआई, और इसमें 50 से ऊपर का जो रैंक होता है, 50 से ऊपर का जो रैंक होता है वो दर्शाता है कि मांग बढ़ रही है, सेवा इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन 50 से कम का स्कोर दिखाता है कि इस क्षेत्र में संकुचन हो रहा है। इन 3 चीज़ों के बारे में यदि आपको पता है तो निश्चित रूप से आप आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास सब पढ़ते होंगे और निश्चित रूप से यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं वो विश्व इतिहास से रूबरू होंगे। कह रहा है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब आपको बताना है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का संबंध किससे है। पहला है दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद से संबंधित, दूसरा है उत्तरी आयरलैंड शांति समझौते से संबंधित, और तीसरा है सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से बाहर होने से संबंधित, और चौथा है सुएज नहर से संबंधित। अब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यदि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में पता है तब तो आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट है वो उत्तरी आयरलैंड शांति समझौते से संबंधित है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई ये प्रश्न क्यों बन गया, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न क्यों बन गया। तो आइए ये भी बता देते हैं कि ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया है। चलिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से संबंधित ये हैं, ठीक है, इनका जो नाम है जॉन ह्यूम, नोबल विनर्स जॉन ह्यूम डेड। ये नॉर्थ आयरलैंड के हैं, नोबल विनर थे, जॉन ह्यूम इनका नाम था। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है। इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। अब इसी संदर्भ में मैंने इस प्रश्न को बनाया है क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि वर्ष 1960 से लेकर 1990 के दशक में जो उत्तरी आयरलैंड था वहाँ पर आयरिश विद्रोह उभर कर सामने आया था। क्यों आया था? वो चाहते थे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें आयरलैंड का विलय किया जाए, उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड में मिलाकर एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का गठन किया जाए। तो इसके लिए लगातार ये विद्रोह चल रहा था। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि बाद के कालों में, उस समय यदि हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत वेल्स आता था, स्कॉटलैंड आता था और इंग्लैंड आता था, और इसके साथ साथ इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ने की बात हो रही थी कि ये भाई नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें रहेगा तभी ये यूके, पूरे को हम यूके बोलते हैं। तो जो आयरिश विद्रोही थे उनका कहना था कि यूनाइटेड किंगडम से हमें नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को अलग करना है और उसको आयरलैंड में मिक्स कर उसको गठन कर एक नया हमारा जो देश बनाना है उसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो यदि अभी भी आप यूके देखते होंगे तो यूके के अंदर आपको उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित होता पता हुआ होगा कि उत्तरी आयरलैंड भी यूके के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो विद्रोह था बहुत ही खूनी संघर्ष भी हुआ। इसमें ज़्यादातर यदि हम देखें आयरिश जो लोग थे वो कैथोलिक समर्थक थे, ठीक है, ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो वो चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड से मिल जाए और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का गठन किया जाए। उसी से संबंधित ये पूरा विद्रोह था। लेकिन वर्ष 1990 में, मतलब 1998 में आते आते 1990 से 1998 के बीच इसमें कई बार शांति समझौते हुए, लेकिन जो 1998 में शांति समझौता हुआ उसको हम गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ उसमें जॉन ह्यूम, जो ये व्यक्ति हैं जॉन ह्यूम जिनकी अभी डेथ हुई है, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जॉन ह्यूम का महत्वपूर्ण योगदान इस शांति समझौते में था। और इसी के कारण जो जॉन ह्यूम थे इनको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था उस समय काल में, ठीक है। तो उस समय काल में जो नोबल पीस प्राइज दिया गया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के बारे में बता दें, जब नोबल पीस प्राइज की बात हो रही है तो आपको एक चीज और दिमाग में आना चाहिए कि भारत के भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को अभी हाल ही में नोबल पीस प्राइज मिला था। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ मिला था।
ठीक है। मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। इनके जीवन पर आधारित एक मूवी बन रही है जिसका नाम है गुल मकई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कैलाश सत्यार्थी के संबंध में 2-3 चीजें और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इनका फाउंडेशन है जिसका नाम है गुड्स बीफ फाउंडेशन, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, तो ये कैलाश सत्यार्थी की मुहिम है, ठीक है। और इनके फाउंडेशन का नाम है गुड्स बीफ फाउंडेशन। अब एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखना है, क्या कि कैलाश सत्यार्थी ने कुछ पुस्तकों को भी लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, तो 3 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहला है एवरी चाइल्ड मैटर्स। क्या है? एवरी चाइल्ड मैटर्स, ठीक है, ये एक बुक है। दूसरी बुक आपको मिलेगा बिल फॉर चिल्ड्रन, बिल फॉर चिल्ड्रन। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है बिकॉज वर्ल्ड मैटर्स, बिकॉज वर्ड्स मैटर्स। ये 3 बुक हैं कैलाश सत्यार्थी की जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बार नोट कर लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं। पहला है एवरी चाइल्ड मैटर्स, दूसरा है विल फॉर चिल्ड्रन और तीसरा है बिकॉज वर्ड्स मैटर्स। ये 3 बुक कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई हैं। यदि हम बात करें जो हालिया नोबेल पीस प्राइज मिला है वो किसको मिला है, तो वो मिला है अबे अहमद को। अबे अहमद को कौन है? ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। और इनका इरिट्रिया के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था। इरिट्रिया के साथ चल रहे सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समझौता किया है, शांतिपूर्ण हल निकाला है, जिसके कारण इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो इतने लोगों को हमने देख लिया, नोबेल पीस प्राइज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे उनको हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संथाली से संबंधित, संथाली भाषा से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। संथाली भाषा केवल उड़ीसा और झारखंड में बोली जाती है। दूसरा कह रहा है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब सबसे पहली बात जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि संथाली भाषा भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसमें एक वर्ड आया है केवल, मतलब उड़ीसा और झारखंड के अतिरिक्त कहीं नहीं बोला जाता। जबकि जो संथाली भाषा है वो आपको पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी, इसके अतिरिक्त आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। तो संथाली भाषा जो है वो 2 ही राज्यों में सीमित नहीं है, बल्कि 4 से 5 राज्यों में संथाली भाषा बोली जाती है। तो पहला जो कथन है ये तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपको पता होना चाहिए इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं हैं उनमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब है ये कथन आपका सत्य है, केवल 2 सत्य है, मतलब बी विकल्प सही है। अब इसकी चर्चा हमने क्यों किया है उसके संदर्भ में भी जानने का समझने का प्रयास करते हैं। एक न्यूज था इंपैक्टिंग एजुकेशन टू ट्राइबल्स इन देयर लैंग्वेज वुड नॉट बी हार्ड। एक आर्टिकल था कि जो ट्राइब्स हैं हमारे उनको उनकी भाषा में शिक्षित करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। और ये जो आर्टिकल था वहीं से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। इसमें बोला गया था जब नई शिक्षा नीति हमारी जारी हुई उसी के बाद ये बहस छिड़ गई। आप सब जानते होंगे कि उसमें स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो वहीं से ये संबंध बनता है। और उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर संथाली मीडियम के स्कूल भी चलाए जाते हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में 2 दशकों से विभिन्न भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पहली बार नहीं है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। उड़ीसा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 दशकों से जो जनजातीय हैं, क्योंकि जनजातीय बाहुल्य है, तो वहाँ पे जो जनजातीय हैं उनको उन्हीं की अस्थाई भाषा वहाँ की जो स्थानिक भाषा है उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जा रही है पिछले 2 दशकों से। तो जब पिछले 2 दशकों से दी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग भाई जो
उड़ीसा है उसमें कितनी ट्राइब्स लगभग रहती हैं, तो उड़ीसा की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में लगभग 62 प्रकार की जनजातियां रहती हैं और लगभग 21 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। तो आपको यह समझना है कि उड़ीसा जो है जनजातीय बाहुल्य राज्य है, लगभग 62 प्रकार की जनजातियां उड़ीसा में रहती हैं और वो लगभग 21 से 22 प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलती हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो स्थानीय भाषा से क्या होता है कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी शिक्षा में भी सुधार होता है, क्योंकि उनके लिए आसानी होती है स्थानीय भाषा को समझना। स्थानीय भाषा में यदि हम उनको जागरूक करते हैं तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। उड़ीसा का 2 जिला है, एक है मयूरभंज, एक है कोइंझार। तो मयूरभंज और कोइंझार ये जो जिला है उड़ीसा का, यहाँ पर संथाली भाषा के स्कूल भी चलाए जाते हैं, संथाली मीडियम के स्कूल चलाए जाते हैं, जिससे जनजातियों को, क्योंकि जो संथाली भाषा है जनजातियों के बीच सबसे लोकप्रिय भाषा है, इसलिए संथाली भाषा का प्रयोग या बढ़ावा उन क्षेत्रों में दिया जा रहा है जहां ये बोलने वाली जनजातियां हैं। और जैसे मैंने बोला मयूरभंज और कोइंझार ये 2 जिले हैं जहां पर संथाली माध्यम के स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में संथाली को कब शामिल किया गया, संथाली भाषा भारत के किन किन राज्यों में बोली जाती है। तो उम्मीद करता हूं यदि आपसे कभी संथाली भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब देने में सक्षम हो गए होंगे, गलतियां नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि डेली के 3 से 4 क्विज आप सबके लिए रहेंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है तेंदुओं को IUCN की वर्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा कह रहा है भारत में तेंदुओं की गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। तीसरा कह रहा है बाघ जंगलों के बाहरी किनारे पर और मानव बस्तियों के समीप अधिकांश का निवास करते हैं, जबकि तेंदुए सघन जंगलों में। कहने का मतलब है, ये कह रहा है तीसरा कथन कि जो बाघ होते हैं वो जंगलों के बाहरी किनारे पर, मतलब जहां पे मानवीय गतिविधियां होती हैं वहां पे रहते हैं, या तो और तेंदुए जो हैं ये सघन जंगलों में पाए जाते हैं। अब आपको सत्य कथन चुनना है। तो सबसे पहली बात, तेंदुओं को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया, सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, भारत में तेंदुओं की गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान और NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सहयोग के द्वारा की जाती है, यह भी सत्य है। तो 1 और 2 कथन तो आपके सत्य हो जाते हैं। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बाघ होते हैं इनकी प्रवृत्ति होती है घने जंगलों में निवास करना, और जो तेंदुए होते हैं उनका नेचर होता है जंगलों के बाहरी किनारे पर निवास करना, मानव बस्तियों के समीप निवास करना। तो यह कथन गलत हो जाता है। तो 1 और 2 सही है, मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब इसकी चर्चा हमने क्यों किया है उसको भी देख लेते हैं। एक आया है, देखिए एक सेंसस आने वाला है, लेपर्ड पर आधारित एक सेंसस आने वाला है। अभी ग्लोबल टाइगर सेंसस आया, तो ग्लोबल टाइगर सेंसस के बाद अब लेपर्ड पर सेंसस आने वाला है। तो ये कह रहा है रिपोर्ट ऑन लेपर्ड साइटिंग सून, ठीक है। तो उसी सेंसस के बारे में बताया है कि जल्द से जल्द लेपर्ड पर आधारित भी एक सेंसस आने वाला है, जिस तरह से टाइगर सेंसस आया है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, As part of its global tiger census, the Wildlife Institute of India is set to release a dedicated report on leopard sightseeing by मंथ एंड, मतलब इस महीने के अंत तक लेपर्ड सेंसस पर आधारित एक रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसी के संदर्भ में मैंने इसको रखा था। अब सबसे पहली बात, ग्लोबल टाइगर सेंसस की बात हुई है, इसी में लिखा है ना कि एज पार्ट ऑफ हिज ग्लोबल टाइगर सेंसस। तो ग्लोबल टाइगर जो सेंसस आया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ग्लोबल टाइगर जो सेंसस है इसमें आपको बताया गया है, इसमें आपको बोला गया है ग्लोबल टाइगर सेंसस में क्या चीजें बोली गई हैं। चलिए, तो आपने इसमें देखा 2 चीजें आपको यहाँ पे देखनी है
क्या देखनी है कि अभी हाल ही में जो ग्लोबल टाइगर सेंसस आया है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर बाघों की संख्या 0 हो गई है। और आपकी परीक्षा में ये राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ये चर्चा में है। और आप जब अपना पेपर देखते होंगे, चाहे यूपीएससी का देखें या राज्य विशेष का देखें, आप यह चीज जरूर देखते होंगे, जरूर अनुभव करते होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? आपको सारा रटना नहीं है। यदि आप सारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व रटने बैठ गए तो भाई हजारों की संख्या में सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो समसामयिक संदर्भों में चर्चा चल रही है उनको आप कवर करिए। तो इसमें यदि आप देखो तो 3 है, एक है बक्सा, एक है पलामू, एक है डंपा। बक्सा है बक्सा टाइगर रिजर्व, दूसरा है डंपा टाइगर रिजर्व, तीसरा है पलामू। ये 3 टाइगर रिजर्व थे जिनमें टाइगर की संख्या अब 0 हो गई है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि भाई बक्सा है कहां पे, डंपा है कहां पे। डंपा की बात करें तो ये मिजोरम में टाइगर रिजर्व था जहां कोई भी बाघ नहीं बचा है। पलामू की यदि हम बात करें तो पलामू के बारे में आपको पता होना चाहिए, झारखंड से संबंधित है जहां अब कोई भी बाघ नहीं बचा है। बक्सा की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है जहां अब कोई बाघ नहीं बचा है। तो इन 3 टाइगर रिजर्व को आप अवश्य याद रखिए, अवश्य आपको याद रखना होगा। यदि मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न बनता है टाइगर रिजर्व से संबंधित तो आप उनको समाहित कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड का है